हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज की दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे फिर एक बार ईरान के पास एलपीजी टैंकर पर हुआ बहुत बड़ा अटैक दोस्तों, जिसमें 28 भारतीय क्रू मेंबर्स थे सवार। जी हां, भारत के चेतावनी देने के बावजूद भी भारतीयों पर अटैक रुकते दिखाई नहीं दे रहे हैं दोस्तों। बताएंगे इस बार किसने कैसे किस तरीके से किया यह अटैक दोस्तों, और क्या हुआ 28 भारतीय क्रू मेंबर्स का, क्या है अभी की सबसे बड़ी और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले बताएंगे। साथ ही साथ उधर आखिरकार बांग्लादेश के राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने दे ही दिया इस्तीफा। जो हमने कहा था दोस्तों, वाकई में वो बात सच हो गई। तारिक रहमान के प्रेशर में बांग्लादेश के राष्ट्रपति शहाबुद्दीन को इस्तीफा देना ही पड़ गया। जो शेख हसीना के समर्थक थे, जो शेख हसीना को करते थे सपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, आपको बताएंगे क्या है इसके पीछे का कारण, क्यों दिया इन्होंने इस्तीफा। क्या कहीं शेख हसीना के साथ सीक्रेट फोन कॉल नहीं तो नहीं फंसा दिया शहाबुद्दीन को। वहीं आपको बताएंगे पाकिस्तान में रातों रात दोस्तों मच गया बवाल और छा गया मातम दोस्तों, बड़ा ही आत्मघाती हमला। बताएंगे 12 सैनिकों समेत 15 सुरक्षा कर्मियों की मौत की सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी। उधर पाकिस्तान ने फिर की नापाक हरकत, इशाक डार ने बोला झूठ तो भारत ने दिया मुंह तोड़ जवाब। वहीं आपको बताएंगे क्या भारत आ रहे हैं नेपाली प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह। तो उधर आपको बताएंगे पेपर लीक पर विधेयक से लेकर 47 अफसरों की बर्खास्तगी तक 24 घंटे में मोदी सरकार के साथ बड़े फैसले आपको बताएंगे जो लिए गए हैं अब तक। वही मोदी सरकार के इस मंत्री का प्रधानमंत्री की सलाह पर इस्तीफा। जी हां दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया स्वीकार। बताएंगे मोदी कैबिनेट से किस मंत्री का हुआ इस्तीफा। दोस्तों एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन अपडेट आपको बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि हम भी भारतीयों की मौत, भारतीयों पर हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद जरूर कहिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां ईरान के समुद्री इलाके से एक बार फिर दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। मोजाम्बिक के झंडे वाले एक एलपीजी टैंकर दिशा पर ईरान के जल क्षेत्र में अचानक हमला हो गया। इस खबर के आते ही हड़कंप मच गया, क्योंकि सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह थी कि इस कमर्शियल जहाज पर 28 भारतीय क्रू मेंबर्स तैनात थे। जैसे ही हमले की खबर भारत पहुंची, उन 28 परिवारों की जान मानो हलक में अटक गई और पल पल किसी अनहोनी का डर सताने लगा। हालांकि इस बीच तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने तुरंत मोर्चा संभाला और मोर्चे पर डटकर एक बहुत बड़ी राहत की खबर दी। दूतावास ने आधिकारिक बयान जारी कर इस बात की पुष्टि कर दी है कि इस भयंकर हादसे के बावजूद जहाज पर सवार सभी 28 भारतीय क्रू मेंबर्स पूरे तरीके से सुरक्षित हैं। इस खबर के बाद परिवारों ने राहत की गहरी सांस ली है। सवाल यह है, ईरान में एलपीजी टैंकर पर कैसे हुआ ये अटैक, तो आपको बता दें 24 जुलाई 2026 को मोजाम्बिक के झंडे वाला एलपीजी टैंकर दिशा ईरान के समुद्री रास्ते से गुजर रहा था। तभी अचानक इस जहाज को निशाना बनाकर हमला कर दिया गया। यह हमला किस हथियार से हुआ, या इसमें ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था कि नहीं, फिलहाल इसकी पक्की जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन जिस तरह इस इलाके में पहले से ही तनाव बना हुआ है, उसे देखते हुए इस हमले को बेहद गंभीर माना जा रहा है। दोस्तों जैसे ही इस हमले की खबर फैली, तेहरान में भारतीय दूतावास अलर्ट मोड पर आ गया। दूतावास के अधिकारियों ने बिना समय गवाए स्थानीय ईरानी अधिकारियों और शिपिंग कंपनी से संपर्क साधा, ताकि जहाज पर मौजूद भारतीय नागरिकों का हाल पता लग सके। फिलहाल तेहरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने इस मामले में आधिकारिक बयान जारी कर सबको बड़ी राहत दी है और साफ किया है कि सभी भारतीय नागरिक पूरी तरह सलामत है। जी हां दोस्तों, ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर कब तक ऐसे ही इन हमलों का शिकार होते रहेंगे भारतीय लोग। यहाँ तक कि भारत की मोदी सरकार के कहने के बावजूद भी दोस्तों इन जहाजों पर अटैक्स रुकते दिखाई नहीं दे रहे और भारतीय कहीं ना कहीं सफर करते दिखाई दे रहे हैं, यानी ग्रसित होते दिखाई दे रहे हैं। क्या है इस मुद्दे पर आपकी राय जरूर कमेंट करके बताइएगा। और मानते हैं कि इन अटैक्स का बदला लिया जाना चाहिए, तो सामने लाइक का बटन है दोस्तों, इस लाइक के बटन को जरूर दबा दीजिएगा अभी तक प्रेस नहीं किया है तो। वहीं आपको बता दें उधर बांग्लादेश के राष्ट्रपति शहाबुद्दीन का इस्तीफा, शेख हसीना को फोन कॉल करने पर मचाता ढाका में बवाल। दोस्तों बता दें, शेख हसीना को खदेड़ने के बाद से बांग्लादेश की राजनीति में उथल पुथल थमने का नाम नहीं ले रही। 2 सरकारें बदल जाने के बाद भी इस्तीफों का दौर लगातार जारी है। खबरें आ रही हैं कि बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने कई दिनों की हलचल के बाद कल इस्तीफा दे ही दिया। पीटीआई के मुताबिक इस्तीफे की पुष्टि शहाबुद्दीन के करीबी ने कर डाली है। वैसे
तो राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने अपने हटने की वजह अपनी बिगड़ती सेहत को बताया है, लेकिन पर्दे के पीछे की असली कहानी कुछ और ही इशारा कर रही है। बांग्लादेशी मीडिया और खुफिया रिपोर्टों की माने तो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ हुई एक सीक्रेट फोन कॉल और उनकी ढाका वापसी के प्लान ने की वजह से राष्ट्रपति को कुर्सी छोड़नी पड़ी है। अप्रैल 2023 में बांग्लादेश के राष्ट्रपति पद की कमान संभालने वाले मोहम्मद शहाबुद्दीन का कार्यकाल साल 2028 तक चलना था, लेकिन उन्होंने अपना कार्यकाल आधा पूरा होने से पहले ही पद छोड़ दिया। बांग्लादेशी संविधान के नियमों के मुताबिक उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रीय असेंबली के स्पीकर हाफिज उद्दीन अहमद को सौंप दिया है, जो इलाज करवाकर हाल ही में थाईलैंड से लौटे हैं। जब मीडिया ने उनसे इस्तीफे की वजह पूछी तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मैं कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहा हूं, फिलहाल इस बारे में मुझे और कुछ नहीं कहना है। भले ही उन्होंने बीमारी का बहाना बनाया हो, लेकिन इसे राजनीतिक दबाव और तख्तापलट का नतीजा माना जा रहा है। मोहम्मद शहाबुद्दीन कोई आम चेहरा नहीं है। वो 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के सेनानी और देश के निचले न्यायपालिका के पूर्व जज रह चुके हैं। साल 2023 में जब वे देश के राष्ट्रपति चुने गए थे तब संसद में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग का एक तरफा दबदबा था। अगस्त 2024 में जब युवा छात्रों के भारी विरोध और हिंसक प्रदर्शनों के बाद शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद छोड़कर भारत भागना पड़ा तो शहाबुद्दीन ही एकमात्र ऐसे शख्स बचे थे जो पुरानी संवैधानिक व्यवस्था का हिस्सा थे। उनके रहते ही मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी थी। यूनुस सरकार और शहाबुद्दीन के बीच शुरुआत से ही कड़वाहट थी। राष्ट्रपति ने पहले भी खुलासा किया था कि वो यूनुस सरकार के रवैये से इंसल्टेड यानी अपमानित महसूस कर रहे थे, खासकर तब जब विदेशी दूतावासों से उनकी तस्वीरें हटा ली गई थी। वही बांग्लादेशी अखबारों प्रथम आलो और डेली स्टार की खोजी रिपोर्टों ने इस इस्तीफे के पीछे का असली सच बताया है। दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बीएनपी समर्थित सरकार शहाबुद्दीन पर कुर्सी छोड़ने का जबरदस्त दबाव बना रही थी। लंदन की सीक्रेट बातचीत खुफिया एजेंसियों को भनक लगी थी कि मई में जब शहाबुद्दीन इलाज के सिलसिले में लंदन गए थे तब उन्होंने भारत में शरण लेकर रह रही पूर्व पीएम शेख हसीना से संपर्क साधा था। वहीं दोबारा संपर्क साधने का भी प्रयास किया गया था, यानी हाल ही में अंतरिम प्रशासन को ऐसी रिपोर्ट्स मिली कि शहाबुद्दीन एक बार फिर हसीना के साथ रिश्ते बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। खुफिया एजेंसियों से इनपुट मिलते ही सरकार ने राष्ट्रपति तक कड़ा संदेश भिजवा दिया था कि वो अपना पद छोड़ दे, क्योंकि प्रशासन अब उन पर रत्ती भर भी भरोसा करने को तैयार नहीं था। दोस्तों, इस पूरे विवाद की टाइमलाइन को अगर ध्यान से देखा जाए, समझा जाए तो इसका सीधा कनेक्शन शेख हसीना के उस हालिया इंटरव्यू से है जो उन्होंने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को दिया था। हसीना ने ऐलान किया था कि वे और उनकी अवामी लीग के बड़े नेता इसी साल दिसंबर में भारत से बांग्लादेश वापस लौटेंगे और अदालत के सामने सरेंडर करेंगे। शेख हसीना पर 2024 के छात्र आंदोलनों को हिंसक तरीके से कुचलने के आरोप में मौत की सजा का मुकदमा चल रहा है और उनकी पार्टी की गतिविधियों पर पूरी तरह बैन लगा हुआ है। ऐसे में बीएनपी के नेताओं का मानना है कि शहाबुद्दीन का पद पर बने रहना हसीना के समर्थकों को शह दे सकता था, इसीलिए सरकार ने राष्ट्रपति से इस्तीफा दिलवाकर ये साफ संदेश दे दिया है कि देश की कानून व्यवस्था को बिगाड़ने या पुरानी सरकार को किसी भी तरह का बैकडोर सपोर्ट देने की कोशिशों को सख्ती से कुचला जाएगा। दोस्तों, 3 से 4 दिन पहले हमने आपको ये जानकारी बताई थी कि कहीं ना कहीं आप देखिएगा आने वाले समय में बांग्लादेश के ये राष्ट्रपति शहाबुद्दीन का इस्तीफा जरूर होगा और तारिक रहमान हाथ धोकर इनके इस्तीफे के पीछे पड़ चुकी है। यहाँ तक कि अगस्त के अंत तक का टाइमलाइन दिया गया था इस्तीफे का। तो दोस्तों, हमने 2 दिन पहले आपको ये जानकारी बताई थी और देखिए 2 दिन बाद ही उनका इस्तीफा हो ही गया आखिरकार। जिस चीज को लेकर अटकलें और कयास लगाए जा रहे थे आखिरकार वही हुआ बांग्लादेश में। कितनी बड़ी बात है दोस्तों, क्या है इस मुद्दे पर आपकी राय? जो थोड़ी बहुत शेख हसीना को लेकर बांग्लादेश में उम्मीद जगी भी थी हर किसी में कि चलो कम से कम राष्ट्रपति तो शेख हसीना के समर्थन में होगा, अब उस रास्ते को भी तारिक रहमान ने मिटा दिया। दोस्तों, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? क्या है इस मुद्दे पर आपकी निजी राय? जरूर कमेंट करके बताइएगा। साथ ही आपको बता दें, क्या शेख हसीना की तरह ही खदेड़े जाएंगे तारिक रहमान? क्या बांग्लादेश में फिर लगेगी आग? जुलाई नेशनल चार्टर बना जमात का बारूद। दोस्तों, क्या है जानकारी आपको बता दें, बांग्लादेश में एक बार फिर तख्तापलट की आहट सुनाई देने लगी है। अगस्त 2024 में बवाल के बाद शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा था। जैसा कि हमने अभी बताया था आपको, जब शेख हसीना ने देश छोड़ा था तब लगा था कि बांग्लादेश में सियासी बवंडर का दौर यहीं खत्म हो जाएगा। हालांकि फरवरी 2026 के चुनावों के बाद सत्ता में आई तारिक
रहमान की बीएनपी सरकार के लिए भी राह आसान नहीं दिखाई दे रही। जुलाई नेशनल चार्टर को लेकर बीएनपी और कट्टरपंथी दल जमात इस्लामी आमने सामने आ गए हैं। जमात ने साफ चेतावनी दी है कि चार्टर लागू न होने पर वो सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बांग्लादेश फिर हिंसा की आग में जलेगा और तारिक रहमान का अंजाम भी क्या शेख हसीना जैसा ही होगा? बांग्लादेश का इतिहास इस बात का गवाह है कि यहाँ आज तक बिना लड़ाई झगड़े के शांति से सत्ता कभी नहीं बदली गई है। 1971 में मुक्ति संग्राम की जीत के बाद देश ने बड़े अरमानों के साथ संसदीय लोकतंत्र अपनाया था, लेकिन जल्द ही हिंसा की आंधी ने सब कुछ तबाह कर दिया। देश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की सेना के बागी गुटों ने बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद जनरल जियाउर रहमान भी अपनी राजनीति में उलझे और साजिश के शिकार बन गए। अब ऐसे में आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार क्या है ये जुलाई नेशनल चार्टर जिस पर अड़ा है तख्ता पलट का पेच? तो आपको बता दें दोस्तों, शेख हसीना के हटने के बाद जब मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी, तब देश में लोकतंत्र को दोबारा पटरी पर लाने के लिए अली रियाज की अगुवाई में राष्ट्रीय सहमति आयोग का गठन किया गया। इस आयोग में देश की करीब 30 राजनीतिक पार्टियों ने महीनों तक आपस में माथापच्ची की। इसके बाद जाकर एक साझा मसौदा तैयार हुआ जिसे जुलाई नेशनल चार्टर नाम दिया गया और इस चार्टर के मुताबिक संविधान में कई बदलाव किए जाने थे। ऐसे में अब बीएनपी सरकार और मुख्य विपक्षी दल जमात इस्लामी के बीच असली लड़ाई दो शब्दों पर आकर टिक गई है, संशोधन या सुधार। ऐसे में जमात इस्लामी के चीफ शफीकुर रहमान का क्लियरली कहना है, अल्टीमेटम देते हुए, कि अगर जुलाई चार्टर के हिसाब से संविधान को पूरी तरह नहीं बदला गया तो वे अपने लाखों कार्यकर्ताओं को सड़कों पर उतारकर सरकार का तख्ता पलट करवा देंगे। जी हाँ दोस्तों, और इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि फिर अगर बांग्लादेश में ऐसी आगे उठती है, लपटे उठती है, तो शेख हसीना की तरह ही तारिक रहमान को भी खदेड़ा जा सकता है। तो वहीं नेक्स्ट और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, जहां पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आत्मघाती हमले को लेकर 12 सैनिकों समेत 15 सुरक्षा कर्मियों की आज मौत। दोस्तों, पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक संयुक्त पुलिस जांच चौकी पर हुए भीषण आतंकी हमले में 12 सैनिकों समेत कम से कम 15 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई। सेना की मीडिया शाखा इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस बोले तो ISPR ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। ISPR के मुताबिक टांक जिले में तड़के यह हमला प्रतिबंधित संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी TTP से जुड़े आतंकवादियों द्वारा किया गया। मृतकों में 2 पुलिसकर्मी और वन विभाग का एक कर्मचारी भी शामिल है। ISPR ने एक बयान में कहा है कि आतंकियों ने सुरक्षा घेरा तोड़कर चौकी में घुसने का प्रयास किया, जिसका सुरक्षा बलों ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इसमें बताया गया कि भागते समय आतंकवादियों ने बारूद से भरी एक गाड़ी चौकी की बाहरी दीवार से टकरा दी। इस जोरदार विस्फोट से 15 कर्मियों की मौत हो गई और इमारत को भारी नुकसान पहुंचा। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा बलों ने भाग रहे आतंकवादियों का पीछा किया और 12 को मार गिराया। ISPR ने बताया कि इलाके में बचे हुए आतंकियों का सफाया करने के लिए तलाशी अभियान चलाई जा रही है। पाकिस्तान से ये बहुत बड़ी चौंका देने वाली खबर थी दोस्तों। वहीं आपको बता दें, इशाक डार ने भारत को लेकर बोला झूठ तो दिया मुंह तोड़ जवाब। दरअसल पाकिस्तान एक बार फिर से वैश्विक मंच सिंधु जल संधि का राग अलापता नजर आया। उसने भारत के खिलाफ फिर से झूठ फैलाया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने मनीला में आसियान से जुड़ी एक बैठक में कश्मीर और सिंधु जल संधि का मुद्दा उठाया। इस पर भारत ने गुरुवार को उसे आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इस्लामाबाद झूठ फैलाने और आतंकवाद को बढ़ावा देने के अपने रिकॉर्ड से ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। इशाक डार ने आसियान क्षेत्रीय मंच के मंत्रियों की बैठक में कहा कि सिंधु जल संधि के मामले को बातचीत और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करते हुए सुलझाया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने कहा कि भारत पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री व विदेश मंत्री की बुनियाद और अवांछित टिप्पणियों को पूरे तरीके से खारिज करता है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर एक बहुपक्षीय मंच का इस्तेमाल झूठ फैलाने, सरकार समर्थित गलत जानकारी का प्रचार करने और सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने के अपने जग जाहिर रिकॉर्ड से ध्यान भटकाने के लिए किया गया है। जायसवाल जी ने यह टिप्पणी पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब में किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा रहे हैं और हमेशा ही रहेंगे। पाकिस्तान को इस पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। जायसवाल जी ने कहा कि सिंधु जल संधि को लेकर भारत अपने रुख पर कायम है। भारत ने पिछले साल 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादी हमले और 26 आम लोगों के मारे जाने के तुरंत सिंधु
जल संधि को निलंबित करने सहित कई बड़े कूटनीतिक और आर्थिक कदम उठाए थे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान द्वारा सीमा पार आतंकवाद को लगातार बढ़ावा देने, जिसमें पहलगाम का कायराना हमला भी शामिल है, उसके जवाब में सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है। जायसवाल जी ने कहा कि सिंधु जल संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को अपना समर्थन विश्वसनीय और पक्के तौर पर छोड़ नहीं देता। उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान की उस हरकत की भी कड़ी निंदा की है जिसके तहत वो आधिकारिक तौर पर प्रायोजित गलत जानकारी फैलाता है, जिसे अक्सर फितना और हिंदुस्तान जैसे धार्मिक शब्दों का जामा पहनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, वहीं आपको बता दें भारत के विदेश मंत्रालय ने चीन पर भी भड़कते हुए तगड़ा जवाब दिया। दोस्तों, मंत्रालय ने चीन पर हमारी संप्रभुता का उल्लंघन करने का गंभीर आरोप लगाया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भारतीय इलाकों पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया हुआ है। अपनी साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान विदेश मंत्रालय ने उसके प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने कहा कि सरकार को जम्मू कश्मीर में चीन के प्रोजेक्ट पर आपत्ति है। मंत्रालय ने कहा कि जब संप्रभुता के मुद्दों की बात आती है तो असल में भारत ही उनको उठाता रहता है और उठाना भी चाहिए। जायसवाल जी ने कहा कि भारत किसी भी तरह से चीन की संप्रभुता का उल्लंघन नहीं करता और इस मामले में उसका रुख हमेशा एक जैसा रहा है। तो वहीं आपको बता दें दोस्तों, क्या अब भारत आएंगे नेपाली पीएम बालेंद्र शाह? सलाहकार के गुप्त दौरे से मच गया सस्पेंस, डोभाल से की थी मुलाकात। दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने कथित तौर पर इस महीने की शुरुआत में अपने मुख्य सलाहकार कुमार व्यंजन कर बेन को नई दिल्ली भेजा था। इस दौरान उन्होंने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NS अजीत डोभाल जी से मुलाकात की। काठमांडू के स्थानीय मीडिया ने गुरुवार को यह जानकारी दी, हालांकि नेपाल सरकार ने इसे खुलकर स्वीकार नहीं किया है। भारत की ओर से भी इस खबर की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बेन का दिल्ली दौरा तब हुआ है जब बालेंद्र शाह के भारत आने की अटकलें लगाई जा रही है। व्यंजन कर प्रधानमंत्री शाह के सबसे भरोसेमंद सलाहकारों में से एक है। जब शाह काठमांडू महानगर के मेयर थे तभी से वो उनके करीबी सहयोगी रहे हैं। स्थानीय समाचार पोर्टल सेतोपति.com के ने विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से दावा किया है कि व्यंजनकार ने जुलाई के पहले हफ्ते में नई दिल्ली में NS अजीत डोभाल से मुलाकात की थी। हालांकि नेपाल के विदेश मंत्रालय को उनकी इस यात्रा की आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई थी। दोस्तों, व्यंजनकर की NS डोभाल के साथ कथित आमने सामने मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह विदेशी राजनयिकों से सीधे मिलने से बच रहे हैं। उनका कहना है कि वो राजनयिक नियमों और प्रक्रिया का पालन करना चाहते हैं। हालांकि ऐसी संभावना है कि बालेंद्र शाह जल्द से जल्द भारत का दौरा कर सकते हैं। दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें लाल सागर में जंग की सबसे बड़ी खबर। ईरान ने गुपचुप यमन भेजे टॉप सैन्य कमांडर और मिसाइलें, टेंशन में आ गया सऊदी अरबिया। जी हां, ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य के बाद अब लाल सागर में अपना मोर्चा खोल दिया है। उसने इसी महीने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के कमांडरों, सैन्य सलाहकारों और मिसाइल व ड्रोन से जुड़े उपकरणों को हवाई जहाज से यमन भेजा है। इसका उद्देश्य यमन के हुती विद्रोहियों की सैन्य शक्ति में इजाफा करना है, जिससे वे लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों पर हमले कर सके। हुतियों ने सऊदी अरब की नौसैनिक घेराबंदी का ऐलान किया है। उन्होंने लाल सागर में सऊदी अरब से जुड़े 2 तेल टैंकरों पर भी हमले किए हैं। ऐसे में ईरान के हथियार सप्लाई से सऊदी अरब की टेंशन और ज्यादा बढ़ेगी। दोस्तों, साथ ही बता दें ईरान का हॉर्मुज को बंद करना पड़ेगा क्या भारी? खाड़ी देशों ने निकाला इसका भी तोड़, भारत पर पड़ा इसका असर। जी हाँ, ईरान ने अमेरिकी हमलों के कारण हॉर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से बंद कर दिया है। इससे वैश्विक ऊर्जा परिवहन व बहुत बुरा असर पड़ा है। ईरानी नाकाबंदी के कारण हॉर्मुज से गुजरने वाला जहाजों का ट्रैफिक बाधित हो गया है। बड़ी संख्या में टैंकर और कार्गो शिप हॉर्मुज के दोनों छोर पर खड़े हैं। कई जहाजों पर हमले भी हुए हैं जिन्हें अमेरिका और ईरान एक दूसरे की करतूत बता रहे हैं। हालांकि अब लड़ाई इस बात को लेकर है कि हॉर्मुज पर किसका कंट्रोल रहेगा और इसके साथ ही दुनिया की ऊर्जा सप्लाई के लिए सबसे अहम रास्तों में से एक पर किसका कब्जा होगा। ऐसे में अमेरिका ईरान संघर्ष का सीधा असर भारत पर हो रहा है। दोस्तों, दरअसल ईरान ने यह दिखा दिया है कि अगर तेहरान के तय नियमों के तहत काम नहीं हुआ तो वो इस जल डमरू मध्य से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाने की क्षमता और इच्छा शक्ति दोनों रखता है। वहीं अमेरिका और उसके करीबी खाड़ी के देशों ने इसका विरोध किया है। उन्होंने हॉर्मुज पर ईरान की प्रभुसत्ता को अस्वीकार्य बताया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हॉर्मुज जल डमरू मध्य एक अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग बना रहेगा या ईरान ये तय करने की क्षमता हासिल कर लेगा कि कौन और किन शर्तों पर वहां से गुजरेगा। ये देखने वाली बात रहेगी। तो वहीं आपको बता दें
उधर ट्रम्प ने ईयू को दे दी टैरिफ की धमकी। चीन, कनाडा और रशिया यूक्रेन को लेकर क्या बोले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प, बताते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट किया। इसमें उन्होंने यूरोपीय संघ पर अमेरिकी टेक कंपनियों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ लगातार अमेरिका की बड़ी कंपनियों को निशाना बना रहा है। ट्रम्प के अनुसार एप्पल, मेटा, अमेजन और अब गूगल पर लगाए गए भारी जुर्माने इसका उदाहरण है। उन्होंने कहा कि अमेरिका अब इस मामले को चुपचाप नहीं देखेगा और इसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। ट्रम्प ने कहा कि यूरोपीय संघ ने पहले बिना किसी वजह के एप्पल पर $15 अरब, मेटा पर $3 अरब, अमेजन पर $2.5 अरब और कई अन्य अमेरिकी कंपनियों पर जुर्माना लगाया। उन्होंने दावा किया कि अब गूगल पर भी $1 अरब का नया जुर्माना लगाया गया है, जिससे गूगल पर कुल जुर्माने की राशि $18 अरब से अधिक हो गई है। ट्रम्प ने कहा कि यह गैर कानूनी और अत्यधिक भेदभावपूर्ण तरीका है। ट्रम्प ने कहा कि अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की शुरुआत पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल के पहले वर्ष में ऊंचे स्तर पर हुई थी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के दौरान यह स्थिति जारी नहीं रहने दी जाएगी। ट्रम्प ने कहा कि अमेरिका यूरोप के लिए कोई पिगी बैंक नहीं है और वो अमेरिकी कंपनियों तथा अमेरिकी करदाताओं के साथ इस तरह का व्यवहार स्वीकार्य नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, उधर बता दें पेपर लीक पर विधेयक से लेकर 47 अफसरों की बर्खास्तगी तक 24 घंटे में मोदी सरकार के 7 बड़े फैसले, बता दें। नीट पेपर लीक मामलों पर दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। इस दौरान छात्रों की ओर से सरकार के सामने 3 मांगे रखी गई है। उधर इस मामले पर केंद्र सरकार भी एक्टिव है और केवल 24 घंटों में सरकार ने 7 बड़े फैसले लिए हैं। सरकार के रुख से यह साफ है कि इस मुद्दे पर छात्रों की मांगों का ध्यान रखते हुए पूरा समाधान किया जाएगा। जी हाँ, दरअसल पिछले कई दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी के नेतृत्व में छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। गत 20 जुलाई को छात्रों ने संसद की ओर मार्च किया, जिस दौरान सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प भी देखने को मिली, जिसमें कई लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। आइए आपको बता दें दोस्तों कि कौन से हैं वो 7 सबसे बड़े एक्शन। पहला है, गुरुवार देर रात पीएम नरेंद्र मोदी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का ऐलान किया। दूसरा, गुरुवार देर रात शिक्षा सचिव विनीत जोशी को हटाया गया। पेपर लीक संशोधन बिल को संसद की पटल पर रखा गया, ये तीसरा था। चौथा है, छात्रों और प्रदर्शनकारियों पर FIR न दर्ज करने का आश्वासन। 5वां है, पीड़ित छात्रों के परिजनों को मुआवजा देने का ऐलान। छठा है, 47 NTA अधिकारियों को बर्खास्त किया जाए। 7वां और अंतिम है, नीट पेपर लीक जांच के लिए SI गठन की जाए। जी हाँ, SIT गठन की बात की गई है। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें मोदी सरकार के इस मंत्री का प्रधानमंत्री की सलाह पर इस्तीफा की भी जानकारी सामने आ रही है, जिसका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी स्वीकार कर लिया इस्तीफा। मोदी कैबिनेट के रवनीत सिंह बिट्टू ने इस्तीफा दे दिया, छोड़ दिया रेल राज्य मंत्री का पद। जी हाँ, पीएम मोदी के कैबिनेट से रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर केंद्रीय मंत्री परिषद से रवनीत सिंह का इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। ये निर्णय भारतीय संविधान के आर्टिकल 75(2) के तहत लिया गया है। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार इस्तीफा तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। आपको बता दें कि रवनीत सिंह बिट्टू का राज्यसभा कार्यकाल 21 जून को ही समाप्त हो गया था। क्या है इन मुद्दों पर आपकी निजी राय दोस्तों, अवश्य कमेंट करके बताइएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। रिक्वेस्ट है, जहां पर भी आपका ग्रुप हो व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स पर वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।